हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस नए सीरीज पे। दोस्तों, आज एक बहुत ही मजेदार टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, भू आकृति विज्ञान के बारे में। इसको इंग्लिश में जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, ये नाम से ही पता चल रहा है भू आकृति विज्ञान। ये विज्ञान का ही एक प्रकार से हम समझ सकते हैं शाखा है। ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें भू आकृतियों की उत्पत्ति, भू आकृतियों की उत्पत्ति, उनका वर्गीकरण और उनके प्रादेशिक वितरण का अध्ययन किया जाता है, इनका स्टडी किया जाता है। तो ये एक प्रकार से हम बोल सकते हैं हम लोग का जो पृथ्वी है इसी का ही एक अध्ययन है, भू आकृति का हम लोग पढ़ते हैं। हमको पता है पृथ्वी में टोटल 4 मंडल है, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। जहां पर ये तीनों वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, जहां ये तीनों मंडल होती है वहां जीवन संभव होती है, वहां उस मंडल को जीव मंडल हम लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी के पास 4 मंडल है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल। अगर किसी भी अगर ग्रह की हम बात करें, उसके पास अगर ये 3 मंडल है, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, तो वहां जीवन की संभावना होती है, वहां जीवन संभव है। और हमारे जो साइंटिस्ट हो वो इसी का ही रिसर्च कर रहे हैं। अगर किसी भी ग्रह में वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल अगर ये तीनों होती है, तीनों अगर पाए जाते हैं, तो उस ग्रह पर जो है जीवन संभव है। और पृथ्वी के जो निवासी है उनको शिफ्ट धीरे धीरे किया जाएगा उस दूसरे ग्रह पर जहां पर ये 3 मंडल मिलेंगे। तो अगर 3 मंडल मिलते हैं तो वहां जीवन संभव होती है, उसको हम लोग पढ़ते हैं जीव मंडल में। तो अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की, हम लोग हैं पृथ्वी ग्रह में, और पृथ्वी के अगर आंतरिक संरचना की बात करें, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं भू आकृति, भू आकृति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पृथ्वी के अगर हम पहले अंदर की बात करते हैं, तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, उस आंतरिक भाग को, आंतरिक संरचना को हम स्टडी करने के लिए 2 भाग में डिवाइड करते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक भाग को हम 2 तरीके से इसको डिवाइड कर रहे हैं, आंतरिक विशेषताओं के, रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है उसको हम रासायनिक विशेषताओं के आधार पर डिवाइड करेंगे और भौतिक विशेषताओं के आधार पर जो है हम डिवाइड करेंगे। तो आंतरिक भाग में हम बात करेंगे रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। तो रासायनिक आधार पर, रासायनिक विशेषताओं के आधार पर हम क्रस्ट, मेंटल और कोर, हम 3 भाग में जो है पृथ्वी को डिवाइड करते हैं। देखिए इसको समझते, ये मान लेते हैं एक पृथ्वी है और उस पृथ्वी का ही हम एक छोटा सा जो है संरचना को हम लिए हुए। सबसे पहला आता है क्रस्ट। तो ये देखिएगा, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये वाला भाग है क्रस्ट, सबसे ऊपर में पाया जाता है क्रस्ट। फिर क्रस्ट के बाद पाया जाता है मेंटल, देखिए यहां से यहां तक मेंटल है। और मेंटल के बाद आया जाता है कोर, तो यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है वो है कोर। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जो व्यास है वो है 6371 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास है, व्यास नहीं, त्रिज्या, पृथ्वी का त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। अब इसमें भी जो कोर वाला पार्ट है, कोर वाला अगर 0 से लगभग 30 के आसपास जाएगा, 30-35 किलोमीटर के अंदर अगर जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, 0 से लेकर ऊपर का सतह से 30 किलोमीटर अगर हम अंदर जाते हैं, 30-35 किलोमीटर के करीब, तो हमको जो पार्ट मिलता है वो हम लोग का है क्रस्ट। और 30 के बाद, 30-35 किलोमीटर के बाद, क्योंकि हम रासायनिक विशेषता, रासायनिक गुण के आधार पर हम इसको डिवाइड किए, तो 30 पृथ्वी का ऊपर का सतह से 30-35 किलोमीटर जाइएगा तो उसका जो क्वालिटीज है, उसका जो गुण है थोड़ा सा अलग है अंदर वाले से। तो 0 से 30-35 किलोमीटर जाइएगा तो आपको मिलेगा क्रस्ट, और 30 किलोमीटर से अंदर जाएंगे 2900 किलोमीटर तक, तो वो वाला पार्ट है मेंटल, मेंटल। और मेंटल को भी 2 भाग में हम डिवाइड करते हैं स्टडी करने के लिए। एक 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक का जो पार्ट होता है वो होता है मेंटल है, लेकिन अपर वाला मेंटल। और 700 से लेकर 2900 तक का जो एरिया, ये पार्ट है, ये होता है लोअर वाला। तो अपर वाला अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल। और 2900 किलोमीटर से हम आगे जाते हैं पृथ्वी का केंद्र तक, 6371 किलोमीटर, तो ये वाला पार्ट है हम लोग का कोर। कोर में भी 2900 से याद रखिएगा 5150 किलोमीटर तक ये वाला पार्ट होता है आउटर कोर। और 5150 किलोमीटर से अगर केंद्र तक जाते हैं तो वो हो जाता है इनर कोर।
तो इस प्रकार से हम लोग इसका जो है रासायनिक विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है इसको हम 3 भाग में डिवाइड किए। क्रस्ट जो कि है भूपटल, मेंटल ये आवरण, और जो कोर है ये केंद्रीय भाग होता है। तो क्रस्ट वाला लगभग 34 किलोमीटर अंदर जाइएगा और इसमें प्राप्ति होती है, हम लोग पढ़ते हैं सियाल, सीमा, निफे। इसमें सियाल हो गया, सीमा, ये जो है इसमें पाए जाते। और ये जो हम लोग का क्रस्ट है, ये वाला पार्ट जो क्रस्ट है ये कुल आयतन का मात्र 1% है। क्रस्ट 1% है कुल आयतन का। और मेंटल वाला जो है हम लोग जानते हैं 2900 किलोमीटर तक वाला मिलता है। और इसमें प्राप्ति होती है बेसाल्ट पत्थर। ये एक तरह से बेसाल्ट पत्थरों से जो है यहाँ का संरचना है, इसका जो रासायनिक विशेषताएं हैं। और ये जो हम लोग का मेंटल ये कुल आयतन का 83% है। सबसे ज्यादा याद रखिएगा 83% ये मेंटल वाला पार्ट मिलता है। और जो कोर है, केंद्रीय भाग है, ये केंद्र तक जाता है। केंद्र तक का हम लोग पढ़ते हैं 6371 किलोमीटर। इसमें निफे याद रखिएगा इसकी प्राप्ति। और ये कुल आयतन का 16% है। कुल आयतन का 16% है ये कोर वाला पार्ट। और यही कोर वाला में याद रखिएगा, ये जो कोर है इसकी अगर तापमान है, अगर हम बात करें इसकी तापमान, क्योंकि हम लोग का अगर पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो हमको मिलते हैं बहुत ही उच्च तापमान वाले मैग्मा मिलते हैं। तो अंदर अगर जाते हैं तो तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। 2700 डिग्री सेल्सियस होता है ये जो कोर है, इस कोर का तापमान। और इसमें भी जो बाहरी वाला भाग है, बाहरी वाला ये तरल है, तरल अवस्था वाला तरल। और ये जो अंदर है ये ठोस हम लोग पढ़ते हैं। तो जो इनर वाला कोर है वो ठोस अवस्था वाला, और तरल वाला होता है ये आउटर वाला कोर। और तापमान होती है 2700 डिग्री सेल्सियस होती है कोर का। तो हम लोग समझ गए रासायनिक विशेषताओं के आधार पर हम लोग का जो पृथ्वी है उसका संरचना हम बात की। अब हम बात करते हैं भौतिक विशेषताओं के आधार पर। भौतिक विशेषताओं के आधार पर जो पृथ्वी है इसका जो आंतरिक संरचना है वो हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और आंतरिक केंद्र। बाह्य केंद्र और आंतरिक केंद्र हम लोग पढ़ते हैं भौतिक विशेषताओं के आधार पर। स्थल मंडल हो जाता है लिथोस्फीयर, दुर्बलता मंडल को एस्थेनोस्फीयर हम लोग बोलते हैं, मध्य मंडल हो जाता है मेसोस्फीयर, बाह्य वाला को बोला जाता है आउटर कोर, और इसको बोलते हैं इनर कोर हम लोग पढ़ते हैं इसमें। तो आगे हम लोग पढ़ लिए हैं रासायनिक विशेषताओं के आधार पर और भौतिक विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी का संरचना। अब हम लोग पढ़ते हैं चट्टान के बारे में। चट्टान, भू आकृति विज्ञान पढ़ रहे हैं, अब चट्टान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो 2 या 2 से अधिक खनिजों का समूह को ही बोला जाता है चट्टान। 2 या 2 से अधिक अगर खनिज मिलते हैं तो उस समूह को, उस ग्रुप को बोला जाता है चट्टान। और ये चट्टानें किससे मिलकर बनी होती है। तो फेल्सपार याद रखिएगा, अभ्रक, बिलोर, ओलिवाइन, कैल्साइट, मिट्टी, जिप्सम, इसके अलावा भी होते हैं। तो इनसे जो है मिलकर बनी होती है चट्टानें। और इनकी उत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर देखें तो चट्टान को हम टोटल 3 प्रकार से डिवाइड किए उत्पत्ति और संरचना के आधार पर। सबसे पहला है आग्नेय चट्टान, फिर अवसादी चट्टान, फिर है कायांतरित चट्टान। तो आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। आग्नेय चट्टान किसको बोलते हैं। तो भूपटल पर लावा ठंडा होने से ये बनते हैं। देखिए जमीन के अंदर लावा मैग्मा है, मैग्मा, और जब वो मैग्मा जब बाहर निकलती है, ठंडा हो जाती है, लावा बन जाती है, लावा बाहर वाला जब वो ठंडा हो जाती है तो वो जो चट्टान होगी वो आग्नेय चट्टान होगी। तो क्योंकि लावा से मिलके बने होते। और जब लावा ठंडा होने से बनता है भूपटल पर। और ये जो चट्टानें हैं वो 2 प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे इसमें, एक है अंतःनिर्मित और एक है बाह्य निर्मित। पृथ्वी के अंदर बहुत ही तापमान में, उच्च तापमान में जो है मैग्मा है, और वो मैग्मा बाहर निकल के जो है चट्टान बनेगी। अब वो जो मैग्मा है वो मैग्मा क्या करती है, जब बाहर निकलने वाली रहती है तो कहीं अंदर में ही अगर रह जाती है तो अंतःनिर्मित में बैथोलिथ, लेकोलिथ, सील, स्टॉक, जियोलाइट, लोपोलिथ। तो अंतःनिर्मित में हम लोग ये चट्टानें देखते हैं। और बाह्य निर्मित जब बाहर निकलती है, जब मैग्मा बाहर निकलती है। अब मैग्मा बाहर निकलती भी है तो 2 तरीके से,
एक तो ज्वालामुखी, जब हम बात करते हैं जब अंदर का मैग्मा जब बाहर निकलती है तो बहुत तेज विस्फोट के साथ निकलती है, और एक होता है कि शांत तरीके से आती। तो बाह्य में निर्मित होती है वो विस्फोट उद्गार से निर्मित बहुत तेज जो है स्पीड से जो है वो निकलती है मैग्मा, और फिर जो है लावा जब ठंडा हो जाएगी फिर जो है चट्टान बनेगी। तो विस्फोट उद्गार से निर्मित निर्मित होती है, और शांत विरल उद्गार से जो है निर्मित, बिल्कुल शांत तरीके से जो है अंदर का मैग्मा निकलती है। तो दो प्रकार से जो है बाह्य में निर्मित होती है। आग्नेय चट्टान हम लोग समझ गए, जो कि भूपटल पर लावा ठंडा होने से बनती है। अवसादी या परतदार चट्टान, अवसादी को ही परतदार चट्टानें भी बोला जाता है। ये अवसादों के समूहन से बनते हैं। और ये जो अवसादी या परतदार चट्टानें हैं, इसको हम लोग तीन प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो है जलद चट्टानें, वायु निर्मित और हिमानी निर्मित परतदार चट्टानें। जलद चट्टान की बात करें तो ये सागर, झील, जलमार्ग इनमें जो है ये बनती है। बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, ये जो है हम लोग इसी में पढ़ते हैं। कायांतरित चट्टान, कायांतरित मेटामॉर्फिक रॉक, ये जो कायांतरित चट्टान है, कायांतरित वाला, ये आग्नेय चट्टान और परतदार चट्टान, आग्नेय और ये जो अवसादी है परतदार, इनका रूपांतरण, इनका रूप में अंतरण, रूपांतरण के थ्रू जो है ये चट्टानें बनती है। इनमें अगर रूपांतरण होती है तो वही चट्टानें आगे चल के कायांतरित चट्टान बन जाती है। और ये बनती क्यों है? क्योंकि इनके जो भार है, भार या तापमान, इनमें जो है अत्यधिक वृद्धि होती है। उच्च तापमान के कारण जो है इनका रूपांतरण हो जाती है। संगमरमर हो गया, नीस, फाइलाइट, सिस्ट, क्वार्टजाइट और स्लेट, इस प्रकार से जो ये जो चट्टानें हैं ये कायांतरित चट्टान है। इस प्रकार से हम लोग चट्टान के बारे में भी समझ गए। अब इसी चैप्टर में हम लोगों को दो थ्योरी के बारे में पढ़ना है, दो सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, जिसमें से एक है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और एक है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत याद रखिएगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसको बोला जाता है प्लेट नहीं, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और प्लेट विवर्तनिकी को हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट टेक्टोनिक और एक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, विस्थापन वाला, इसके बारे में सबसे पहले बोले थे अल्फ्रेड वेगनर के बारे में 1912 में। और प्लेट विवर्तनिकी वाला, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है W.J. मॉर्गन ने 1967 में जो है दिए। देखिए ये बहुत ही, बोला जाए तो ये ज्योग्राफी में ये जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक और एक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाला, ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये सिद्धांत बोलता है कि हमारा जो महाद्वीप है, हमारा जो महाद्वीप है ये एक तरह से विस्थापित हो रहा है, इनके पोजीशन में चेंजेस आ रही है, इनके महाद्वीपीय, इनका जो महाद्वीप सब है उनमें विस्थापित हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, एक दूसरे से ये दूर जा रहे हैं। और प्लेट टेक्टोनिक वाला थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है वो बहुत सारे प्लेटों से मिलके बने। हम लोग पढ़ते हैं हमारा जो पृथ्वी है वो महाद्वीप और जो सागर वाला पार्ट है उससे मिलके बना है, लेकिन उसके भी अंदर जाते हैं तो जो अंदर हम लोग का मैग्मा है उसके ऊपर भी तैर रहे हैं ये प्लेट्स। और यही प्लेट छोटे बड़े प्रकार के प्लेट्स है जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी बोल रहा है, हम लोग जो भूकंप आती है हम लोग जानते हैं, वो जो भूकंप आती है उसमें ये जो प्लेट्स है, इन प्लेट्स के टकराव के कारण से जो है बहुत हद तक भूकंप भी आती है। तो एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा, महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन वाला सिद्धांत, इसको दिए थे अल्फ्रेड वेगनर, और प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत दिए थे W.J. मॉर्गन, याद रखिएगा। एक हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है अभी से करोड़ों वर्ष पहले, 30 करोड़ वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, उस समय जो है, अभी हम लोग पढ़ते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग के पास जो है 7 महाद्वीप है और महासागर भी है। तो 7 जो हम लोग का महाद्वीप है वो उस समय करोड़ों साल पहले एक ही हुआ करते थे। इसको नाम दिया गया पेंजिया, और इसके चारों और जो सागर है, जो वाटर बॉडीज है, इसको बोला जाता है पेंथलासा, पेंजिया और पेंथलासा। और इस पेंजिया का भी सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है लॉरेंसिया, और नीचे वाला जो है वो है गोंडवाना लैंड बोला जाता है। तो
ऊपर वाला जो लोरेंसिया है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं अभी की प्रेजेंट टाइम की अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो अभी जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप, एशिया, वो इस पार्ट का है हिस्सा। और नीचे वाला जो पार्ट है, इसमें जो बाकी के 4 जो महाद्वीप है वो नीचे वाले में थे। तो ये जब आगे चल के इसको विस्थापित, ये आगे चल के विस्थापित हो गए और अभी प्रेजेंट टाइम में जो है ये 7 महाद्वीप में डिवाइड हो गया। तो ये पहले एक हुआ करता था और अभी प्रेजेंट टाइम में जो है ये 7 महाद्वीप में डिवाइड है। और ऐसा जो साइंटिस्ट है उनका मानना है कि करोड़ों वर्ष बाद जो है ये सब फिर से एक बार मिलने वाला है। तो ये एक हम लोग पढ़ते हैं इंडो थ्योरी के थ्रू। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, इसमें हम लोग भू आकृतियों की उत्पत्ति और उनका जो वर्गीकरण, साथ ही उनके जो प्रादेशिक वितरण है उनका अध्ययन करें। तो ये जो भू आकृतियां हैं, भू आकृतियां में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो महाद्वीपीय शिल्ड पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे, पठार, मैदान, ऊंचाई, बेसी, रिलीफ और ज्वालामुखी पढ़ेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ज्वालामुखी, वोल्केनोज। ज्वालामुखी क्या है हम लोग पढ़ते हैं, तो ज्वालामुखी हम लोग का जानते हैं अंदर जो है, पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, और वही मैग्मा अगर पृथ्वी की कहीं दरारें मिलती है तो उसके थ्रू जो है वो मैग्मा बाहर निकलती है, वही ज्वालामुखी। आगे हम लोग पढ़ेंगे उद्गार की अवधि। उद्गार की अवधि के आधार पर हम इसको डिवाइड करेंगे और काल चक्र के आधार पर भी इसको डिवाइड करेंगे। उद्गार की अवधि, उद्गार वो निकलने वाला, अवधि के आधार पर इसको हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। एक तो है जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त या फिर हम बोल सकते हैं सोए हुए ज्वालामुखी, और एक पढ़ेंगे शांत ज्वालामुखी। जो जागृत ज्वालामुखी है, जागृत वाला, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लावा हो गया, गैस, राख या अन्य पदार्थ, ये सदैव निकलते रहते हैं, हमेशा यहाँ से निकलते रहते हैं। जिस ज्वालामुखी जहां से हमेशा जो है लावा, गैस, राख या अन्य पदार्थ हमेशा अगर निकलते रहते हैं तो वैसे वाले ज्वालामुखी को बोला जाता है जागृत ज्वालामुखी। और जागृत ज्वालामुखी अभी प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो करीब 600 जो है ज्वालामुखी ऐसा है जहां, जो जागृत ज्वालामुखी जहां से हमेशा जो है लावा, गैस ये सब निकलते रहता है। और एटना याद रखिएगा, इटली का एटना एक प्रकार का जागृत ज्वालामुखी है। प्रसुप्त या सोए हुए ज्वालामुखी किसको बोलते हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि उद्गार जो है, उद्गार के पश्चात ये शांत हो जाता है, उद्गार के पश्चात ये शांत है, इसमें कोई लक्षण नहीं है ज्वालामुखी निकलने वाला। इसका जो है लावा, गैस, राख या अन्य पदार्थ जो निकलने का लक्षण है वो दिखाई नहीं देता है। और हम लोग बोले थे ये इटली का ही जो एटना है और इटली का ही विसुवियस, ये भी ज्वालामुखी जो है, ये इटली का एटना, ये जागृत ज्वालामुखी, और इटली में ही एक मिलेगा विसुवियस ज्वालामुखी जो कि प्रसुप्त या फिर सोया हुआ ज्वालामुखी। ये एक प्रकार से शांत है और ज्वालामुखी उद्गार का लक्षण वैसे दिखाई नहीं देता है। शांत ज्वालामुखी नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो है लावा, गैस, राख या अन्य पदार्थ जो है नहीं निकल रहे। तो उद्गार के पश्चात ये पूर्ण रूप से शांत है, पहले निकला था, अब जो है ये शांत है। और याद रखिएगा हम लोग पढ़ेंगे ईरान का कोह सुलेमान, ईरान में है, इटली में एटना और इटली में ही है विसुवियस। और हम लोग पढ़ने वाले हैं ईरान का कोह सुलेमान जो है, यहाँ ये जो ईरान का बोल रहे हैं, ईरान का जो कोह सुलेमान है वो शांत ज्वालामुखी। और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। कालचक्र के आधार पर हम ज्वालामुखी को कैसे डिवाइड करते हैं, तो सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और मृत। कालचक्र के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करें, ये कालचक्र और ये अवधि कितना देर तक निकल रही है, अवधि के आधार पर। तो कालचक्र के आधार पर जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये लगातार लावा, गैस, राख, क्षार, झावा ये जो है निकलते रहते हैं। अगर लगातार निकल रहा है तो वो सक्रिय। और सुसुप्त वाले ज्वालामुखी में ये एक प्रकार से मृत है हम बोल सकते हैं, बट लंबे समय से किसी भी तरह का विस्फोट नहीं हुआ है, लंबे समय से जो है विस्फोट नहीं हुआ है, वो है सुसुप्त ज्वालामुखी। और मृत ज्वालामुखी में हम लोग पढ़ेंगे कि लंबे ऐतिहासिक समय अंतराल से एकदम शांत है ये, यहाँ से किसी भी प्रकार का गैस हो, लावा हो, ये निकल नहीं रहा है, ऐतिहासिक समय से ये जो है शांत है। तो हम लोग ज्वालामुखी के बारे में भी समझे। अब अंतिम रूप से हम लोग इसमें पढ़ेंगे
भूकंप के बारे में। तो भूकंप हम लोग पढ़ेंगे कि भूकंप है क्या। तो भूपटल की कंपन, भूपटल हम लोग का जो भूपटल है, भूपटल, भूपटल का कंपन, भूपटल का कंपन क्या कहलाता है, भूकंप। और ये जो भूपटल का कंपन हम लोग पढ़ेंगे, भूपटल का कंपन, या हम बोल सकते हैं भूकंप आने का क्या कारण है। तो भूकंप आने का जो कारण है वो है, हम लोग यहाँ पढ़े थे ना, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। हमारा जो पृथ्वी है वो बहुत सारे प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, और इन प्लेटों में अगर टकराव होती है तो फिर भूकंप आता है। और दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे जो ज्वालामुखी है, अंदर से जो ज्वालामुखी निकलती है उनके थ्रू भी भूकंप आती है। और कुछ मानवीय कारणों के थ्रू भी भूकंप आती है। मानव जिस प्रकार से अभी यूज कर रहा है हथियारों का, किस प्रकार से परमाणु बम वो सब बना रहा है, उनका अगर यूज करता है तो मानवीय कारणों के थ्रू भी जो है भूकंप आती है। और ये जो भूकंप आती है, ये जो कंपन है, इस कंपन में हम बोल सकते हैं इसमें 3 प्रकार की तरंगे होती है। एक है प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और एक है एल तरंग। जो प्राथमिक तरंग है वो प्रत्येक माध्यम में वो ट्रेवल कर सकती है। द्वितीय वाला केवल ठोस वाले माध्यम में ही ट्रेवल कर सकती है। और एल तरंगे ये धरातलीय या लंबी तरंगे होती है। देखिए प्राथमिक जो तरंग है, प्राथमिक तरंगों की अगर वेग हम बात करें तो 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर, इमेजिन कीजिए 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर जाती है इनका वेग सब। और द्वितीय वाला केवल ठोस में ही जाती है, और इनका जो वेग होती है 4 किलोमीटर जाती है 1 सेकेंड में। ये एक प्रकार से अनुप्रस्थ तरंगे होती है। एल तरंगों की बात करें तो ये धरातलीय और लंबी तरंगे होती है। ये करीब 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड से जाती है। और ये जो धरातलीय तरंगे हैं, लंबी तरंगे हैं, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों जो है मीडियम में जा सकती है। कि याद रखिएगा रिक्टर स्केल ये भूकंप की तीव्रता को मेजर करती है। मर्केली स्केल ये भूकंप द्वारा हुई क्षति को बताता है। और सिस्मोग्राफ क्या यंत्र है, तो इस यंत्र के थ्रू भूकंप या विस्फोट या अन्य पृथ्वी को हिलाने वाली क्रियाओं से उत्पन्न सिस्मिक तरंग को ये रिकॉर्ड करता है। ये वैसा यंत्र है। देखिए भूकंप की अगर हम बात करें तो भूकंप का भविष्यवाणी कोई कर नहीं सकता, इवन वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते। कुछ जीव जंतुओं के जो है उनके क्रियाकलापों के, उनके व्यवहारों के थ्रू जो है इसका अनुमान लगाया जाता है। तो आई होप आपको ये जो भू आकृति विज्ञान का वीडियो है वो आपको समझ में आया होगा। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो एक बार इसको और देख लीजिएगा। और इसी तरह का मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहेंगे। मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।